300 से 600 दहशतगर्द मस्जिद अल हराम का मुहासरा कर लेते हैं। इनके पास राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, गन्स हैं और ये मस्जिद में एंटर होते ही मस्जिद के तकरीबन 40 दरवाजों को बंद कर देते हैं, 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं, मस्जिद के मीनारों के ऊपर स्नाइपर्स को अपॉइंट कर देते हैं और मस्जिद में मौजूद मुसलमानों को यरगमाली बना लेते हैं। सऊदी अरब ने अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान से राब्ता किया। सऊदी अरब के पाकिस्तान से मदद मांगने के पीछे बहुत से रीजंस थे। सबसे बड़ा रीजन ये था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में मिलिट्री टाइज थी। पाकिस्तान सऊदी अरब की फोर्सेस को काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स के ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर भी रहा था। एंड एट द सेम टाइम कि जब शाह फहद ने कॉल की और जनरल जियाउल हक ने ये बात सुनी तो इमीडिएटली जनरल जियाउल हक ने एसएसजी कमांडोज के एक फॉर्मेशन को तैयार किया और अर्जेंट बेसिस पे ये फॉर्मेशन सऊदी अरब और मक्का मुकर्रमा पहुंची। मस्जिद के एक एक कोने से, एक एक कमरे से अपनी स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग के तहत एक एक दहशतगर्द को पकड़ा, कितनों को मारा, कितनों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज की जो खिदमात उन्होंने सऊदी हुकूमत को दी, उसके नतीजे में अल कहतानी को वहीं मौके पर मार दिया गया। चौमान अल उतैबी को उसके 68 दहशतगर्दों के साथ गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में इन दहशतगर्दों को 9 जनवरी सन 1980 में सऊदी हुकूमत ने सऊदिया के मुख्तलिफ शहरों में इनके सर कलम कर दिए और इस नासूर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਬਣੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਮਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, पूरी देखो एंड तक ते जानांगे समझांगे। आओ देखिए। नवंबर सन 1979 सऊदी अरब के शहर मक्का मुअज्जमा के अंदर फजर का वक्त होता है। 50,000 से ज्यादा ज़ायरीन मस्जिद में मौजूद होते हैं और फजर की नमाज की तैयारी कर रहे होते हैं। ये लम्हा, ये दिन मुसलमानों के लिए अहम होता है तारीखी एतबार से, क्योंकि ये वो दिन है कि जब मुसलमान अपने इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक सन 1400 का आगाज कर रहे होते हैं, 1399 खत्म हो रहा होता है। और ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि कहा यह जाता है इस्लामिक एस्केटोलॉजी के अंदर हर बदलते हुए 100 साल में बिलीफ को और फेथ को रिवाइव करने के लिए एक मुजद्दिद आता है और इसी एस्केटोलॉजी का फायदा उठाते हुए 300 से 600 दहशतगर्द मस्जिद अल हराम का मुहासरा कर लेते हैं। इनके पास राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, गन्स हैं और ये मस्जिद में एंटर होते ही मस्जिद के तकरीबन 40 दरवाजों को बंद कर देते हैं, 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं, मस्जिद के मीनारों के ऊपर स्नाइपर्स को अपॉइंट कर देते हैं और मस्जिद में मौजूद मुसलमानों को यरगमाली बना लेते हैं। जैसे इनके हाथ में लाउड स्पीकर का कंट्रोल आता है, ये अनाउंस करते हैं कि हमारा पहला मुतालबा ये है कि मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को इमाम वक्त और इमाम मेहदी माना जाए, सऊदी अरब से बादशाह को खत्म किया जाए, यूएस को तेल बेचना बंद किया जाए, वेस्टर्न सिविलियंस को डिपोर्ट किया जाए और हर वो इनोवेशन जो सऊदी अरब में आ रही है उसका खात्मा किया जाए। अच्छा, ये भी मुसलमान ही सीगे, ठीक है। ये वो दौर था कि जब सऊदी अरब के अंदर मस्जिद अल हराम की कंस्ट्रक्शन का दौर जारी था और ये तामीराती काम बिन लादेन ग्रुप अंजाम दे रहा था। जैसे ये दहशतगर्द मस्जिद अल हराम का मुहासरा करते हैं, ये तमाम कम्युनिकेशन लाइंस को कट कर देते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन लाइंस के कट होने से पहले बिन लादेन ग्रुप का एक एम्प्लॉई सऊदी हुकूमत को ये इत्तला देता है और ये इत्तला सऊदी हुकूमत के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने ये सोचा भी नहीं कभी कि कभी कोई दहशतगर्द मस्जिद अल हराम का मुहासरा कर सकता है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सऊदी हुकूमत के लिए इस मौके पर रिस्पांस देना एक इंतहाई मुश्किल अमल होता है, क्योंकि इस दौर में सऊदी हुकूमत के क्राउन प्रिंस फहद
अरब लीग अटेंड कर रहे होते हैं तुनीजिया में। सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल्ला जो कि नेशनल गार्ड्स की कमान संभालते हैं वो मोरक्को में होते हैं। सो थर्ड इन लाइन प्रिंस सुल्तान को ये सारी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। जैसे ही सऊदी अरब की हुकूमत ताने बाने जोड़ने की कोशिश करती है, पहला नाम जो उनके सामने होता है जिसके लिए मुतालबा किया जाता है कि इन्हें इमाम मेहदी माना जाए, उस इंसान का नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी। और ताने बाने जोड़ने में जैसे ही वो कामयाब होते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी वो इंसान है कि जिसका भाई जोहिमान अल उतैबी एक बद्दू है और वो अक्सर सऊदी हुकूमत को टारगेट करता है, उनको तनकीद का निशाना बनाता है, कभी करप्शन के नाम पर, कभी बेतहाशा दौलत के नाम पर और कभी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के नाम पर। जोहिमान अल उतैबी एक ऐसा बद्दू है कि जिसने जय्यद उस्तादों से और प्रोमिनेंट स्कॉलर्स से तालीम हासिल की होती है, खास तौर पर शेख अब्दुल अजीज इब्ने बाज से, जो बाद में ग्रैंड मुफ्ती भी बने। सो पहला काम सऊदी हुकूमत क्या करती है कि वो शेख अब्दुल अजीज इब्ने बाज से फतवा जारी कराती है कि मस्जिद अल हराम की हुर्मत को पामाल करना अपने सियासी मकासद के लिए बेकार है, गलत है, गैर इस्लामी है और हराम है। लेकिन साथ ही साथ सऊदी हुकूमत ये प्लान करती है कि मस्जिद अल हराम की हुर्मत को पामाल होने से बचाना सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लिहाजा वो पहला काम क्या करते हैं, वो एक रिस्पांस प्लान करते हैं और इस रिस्पांस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर 100 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मस्जिद की जानिब भेजती है। लेकिन दहशतगर्दों के पास हैवी आर्टिलरी और हैवी मशीनरी मौजूद होती है, जिससे इन 100 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भारी जानी नुकसान होता है। सऊदी गवर्नमेंट एक रीइंफोर्समेंट को प्लान करती है और इस रीइंफोर्समेंट के लिए वो सऊदीया की आर्मी और नेशनल गार्ड दोनों का सहारा लेती है और रीइंफोर्समेंट को प्लान करके एक और रिटेलिएशन प्लान करती है। और इस रिटेलिएशन के लिए सऊदीया की आर्म फोर्सेस अलोंग विद नेशनल गार्ड्स मस्जिद अल हराम के 39 में से 3 गेट्स पर असॉल्ट लॉन्च करते हैं। लेकिन दहशतगर्दों के स्नाइपर्स उन्हें देख लेते हैं और एक बार फिर भारी नुकसान होता है सऊदीया की हुकूमत की इस प्लानिंग को। अब सऊदीया की हुकूमत अंडरग्राउंड टनल्स का सहारा लेती है कि किसी तरह इस टनल के जरिए मदद की जाए और मस्जिद अल हराम को बाजियाब कराया जाए इन नापाक दहशतगर्दों से। लेकिन इसमें भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिलती। तंग आकर सऊदी हुकूमत प्लान करती है कि लीडरशिप भी मुल्क में मौजूद नहीं है, हमें बाहर के मुल्कों से मदद लेनी पड़ेगी। लिहाजा पहला कांटेक्ट वो फ्रांस को करते हैं। सऊदी अरब की पुकार पर फ्रांस मदद के लिए तैयार हो गया। लेकिन फ्रांस की मदद और इस पूरी कहानी में जो फ्रांस का रोल है, जब आप तारीख की किताबें उठाकर पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ बातें हैं। कुछ ये कहते हैं कि फ्रांस ने कमांडोज भी दिए, GIS भी दिया, टेक्नोलॉजी भी दी, लेकिन मस्जिद अल हराम में सऊदी हुकूमत की मदद करने से पहले जितने फ्रांसीसी ऑफिसर्स थे वो पहले कन्वर्ट हुए, मुसलमान हुए और उसके बाद मदद की। लेकिन जो ज़्यादा प्लॉजिबल थ्योरी है, वो ज़्यादा प्लॉजिबल थ्योरी ये है कि फ्रांस ने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, आपकी मदद भी करेंगे, हम आपको लेकिन टेक्निकल और एडवाइजरी सपोर्ट देंगे। ग्राउंड पर ना हम आ सकते हैं और ना हम ग्राउंड पर मौजूद होंगे। लेकिन एक बात जो तय है कि ग्राउंड पर काम करने के लिए, दहशतगर्दों से मस्जिद अल हराम को पाक करने के लिए सऊदी अरब ने अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान से राब्ता किया। सऊदी अरब के पाकिस्तान से मदद मांगने के पीछे बहुत से रीजंस थे। सबसे बड़ा रीजन ये था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में मिलिट्री टाइज थी। पाकिस्तान सऊदी अरब की फोर्सेस को काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स के ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर भी रहा था। एंड एट द सेम टाइम कि जब शाह फहद ने कॉल की और जनरल ज़ियाउल हक ने ये बात सुनी तो इमीडिएटली जनरल ज़ियाउल हक ने SSG कमांडोज की एक फॉर्मेशन को तैयार किया और अर्जेंट बेसिस पे ये फॉर्मेशन सऊदी अरब और मक्का मुकर्रमा पहुंची। और वहां जाकर इन्होंने अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना, इन्होंने जूते तक नहीं पहने और फौरन अपने मिशन पे लग गए। फॉर वन सिंपल रीजन, क्योंकि मस्जिद अल हराम की सैंक्टिटी, उसकी हुर्मत और उसकी इज्जत वो पामाल नहीं होनी चाहिए। और इन SSG कमांडोज ने अपनी जान पर खेलकर मस्जिद के एक एक कोने से, एक एक कमरे से अपनी स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग के तहत एक एक दहशतगर्द को पकड़ा, कितनों को मारा, कितनों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के SSG कमांडोज की जो खिदमात उन्होंने सऊदी हुकूमत को दी,
उसके नतीजे में अल कहतानी को वहीं मौके पर मार दिया गया। जोइमान अल उतैबी को उसके 68 दहशतगर्दों के साथ गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में इन दहशतगर्दों को 9 जनवरी सन 1980 में सऊदी हुकूमत ने सऊदिया के मुख्तलिफ शहरों में इनके सर कलम कर दिए और इस नासूर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। सऊदी हुकूमत और पाकिस्तान के इन टाइज को अगर आप इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा कुछ मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर जेस्चर है जो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको शायद इंटरनेट पर मिल जाए कि जिसमें लिखने वाले लिखते हैं कि जब शाह फहद पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर वो जनरल ज़ियाउल हक से मिले तो जिस तरीके से उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक का हाथ पकड़ा और हाथ दबाकर अपने सीने तक खींचा, उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की खिदमात सऊदी हुकूमत के लिए किस कदर काबिल कद्र हैं। आज मुसलमान लाखों की तादाद में उम्रे और हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब के अंदर ये जो उम्रे और हज की सिक्योरिटी है ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, बिल्कुल उसी तरह जैसा ये 1979 में था, क्योंकि मक्का मुकर्रमा की और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत करना, उसकी हुर्मत को कायम रखना, हिजाज़ मुक़द्दस की हिफाजत करना सिर्फ ये दीनी फरीज़ा नहीं है सऊदी हुकूमत के ऊपर। अगर खुदा न खास्ता इनकी हिफाजत में ज़रा सी भूल चूक हो जाए तो उसके सियासी नताइज बड़े दूर रस निकलते हैं। आज सऊदी अरब के अंदर उम्रे और हज को लेकर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से भी की जाती है, वो स्पेशल फोर्स फॉर हज एंड उम्रा सिक्योरिटी की तरफ से की जाती है, और वो जनरल अथॉरिटी फॉर द अफेयर्स ऑफ ग्रैंड मॉस्क एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉस्क, ये पूरी टास्क फोर्स मौजूद हैं। और ये सब टास्क फोर्स AI एल्गोरिथम की बेसिस पे, GIS ड्रोन्स की बेसिस पे और क्राउड ट्रैकिंग की बेसिस पे आज इंश्योर करते हैं कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा इनका तक़द्दुस कभी पामाल ना हो, इनकी हमेशा हिफाजत रहे और इनकी हिफाजत हमारी जानों से ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਇਸ ਕੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ SSG ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਭੱਜੇ ਗਏ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹਨਾ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਐਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ SSG ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।